गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग अपना होम मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। यहाँ पर एक ही टॉपिक है और इसमें कोई कंबाइंड टॉपिक नहीं है। मीन्स हम कहेंगे कि होम मैनेजमेंट का एक ऐसा टॉपिक है ये जो हम कहेंगे टेक्सटाइल में भी काम आएगा आपको और यहाँ होम मैनेजमेंट में भी काम आएगा। मीन्स इसके क्वेश्चन आपको टेक्सटाइल में भी मिलते हैं और होम मैनेजमेंट में भी मिलते हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि ये बाइनरी हमारा टॉपिक है। मीन्स हम कहेंगे दो बुकों का ये टॉपिक है। मीन्स टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान का भी है और हम कहेंगे होम मैनेजमेंट का भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कला के हमारे हम लोग कहते हैं कि होम डेकोरेशन के तहत हमें क्या चाहिए, जो भी हमारा होम डेकोरेशन का प्रोसेस होगा उसमें हम लोग कहेंगे कि कला का प्रयोग किया जाएगा। और कला में भी किसका प्रयोग होगा, हम कहेंगे कला के तत्वों एलिमेंट्स का और हम कहेंगे सिद्धांतों मीन्स थियरी का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारा आर्ट का प्रोसेस है, आर्ट के द्वारा ये हम लोग क्या करके डेकोरेशन करते हैं घर का, और हम कहेंगे कि अपने वस्त्रों को भी इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, निखारते हैं। तो इस तरीके से देखिए, वस्त्रों को निखारना हो या घर को सजाना हो, उसके लिए हमें कला के 7 तत्वों और 5 सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखिए कि कला के बोल रहा है कि कला के कितने तत्व होते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि कला के 7 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं देखिए, कला के कितने तत्व होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कला के 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व होते हैं। तो इस 7 तत्वों के तहत आप इनका देख लीजिए, नाम देख लीजिए कि कौन कौन से 7 तत्व हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं कि ये 7 तत्व होते हैं। तो हम लोग कहेंगे, जैसे हम लोग कहेंगे रेखा, रेखा। दूसरा हम लोग कहेंगे रंग। तीसरा हम लोग कहेंगे नमूना, नमूना। चौथा हम लोग कहेंगे आकार, आकार। पांचवा हम लोग कहेंगे प्रकाश, प्रकाश। छठा हम लोग कहेंगे खाली स्थान, खाली स्थान। और हम लोग 7वां कहेंगे, 7वां बनावट, बनावट। आब्लिक हम लोग वयन भी कहते हैं, इसको वयन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से देखें आप, उस कला के 7 कितने तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं। रेखा, रंग, नमूना, आकार, प्रकाश, खाली स्थान और हम कहेंगे बनावट आब्लिक वयन आब्लिक हम कहेंगे टेक्सचर। क्या बोलेंगे, टेक्सचर। तो इस तरीके से आपको कला के 7 तत्व यहाँ पर दिखाई दिए। इस तरीके से आप कला के इन 7 तत्वों को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कला के तत्व एवं सिद्धांत का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हम जिसे कहेंगे कि संजीवता, क्रियाशीलता और जोश की का प्रतीक है। यहाँ पर हमें दे रखा है जोश का प्रतीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें रेखा दे रखी है, रेखा। तो हम कहेंगे कि ये देखिए लाइन की हमारी प्रक्रिया मीन्स रेखा। तो रेखा के प्रोसेस में आपको मिल रहा है यहाँ पर लंबवत रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा। हम कहेंगे तिरछी रेखा मिला हमारा रेखा और वक्र रेखा मिला। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे कि 4 रेखाएं यहाँ पर मिल रही है, लंबवत रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा। और भी हम कहेंगे कि हमारे एक और भी रेखा होती है जिसे हम लोग कह सकते हैं जो है कि हमारी ब्लाइंड होती है, मिक्स होती है। तो ज्यादातर हम लोग इन्हीं चारों के तहत ही अपना दिमाग दौड़ाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा लंबवत रेखा, आड़ी रेखा। लंबवत रेखा का दूसरा नाम हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहेंगे इसे हम लोग। इसके बाद आड़ी रेखा को देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य रेखा भी बोलेंगे। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य रेखा। और इसी को हम लोग पट रेखा भी बोलेंगे, पट रेखा बोलेंगे। और इसको हम लोग समांतर रेखा भी कहेंगे, समांतर, समांतर रेखा भी कहेंगे, समांतर रेखा। इस तरीके से हम लोग तिरछी रेखा, तिरछी रेखा को हम लोग जो है बोलेंगे डायगोनल बोलेंगे, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल रेखा भी कहेंगे इसे हम लोग।
और इसका जो है और भी नाम हो सकता है, हम लोग कहेंगे कि डायगोनल के अलावा तिरछी रेखा को हम लोग कर्ण रेखा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे कर्ण रेखा भी बोली जाती है, कर्ण रेखा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वक्र रेखा को भी हम लोग जो है बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसे इंग्लिश में बोला जाएगा कर्व रेखा। अब यहाँ पर बातें आती है हमारी संजीवता मीन्स जीवंतता का और क्रियाशीलता का और जोश का। इसका संबंध हम कहेंगे किस रेखा से है? हम कहेंगे लंबवत रेखा से। किससे है? हम कहें संजीवता, क्रियाशीलता और जोश का प्रतीक हमारा लंबवत रेखा होती है। तो इस तरीके से लगभग सभी रेखाओं के तहत आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इन रेखाओं को भी अच्छे से समझ लेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दे रहा है विश्राम स्थिरता एवं निष्क्रियता की प्रतीक है। यहाँ क्रियाशीलता नहीं है, यहाँ हम कहेंगे स्थिरता है, निष्क्रियता है, विश्राम है। तो इस तरीके से विश्राम हो, स्थिरता हो और निष्क्रियता की जहाँ प्रक्रियाएं हो, आराम करने की प्रक्रिया जो हमारी आती है, आराम से हम कहेंगे आड़ी रेखा। आराम का प्रोसेस हमारा आड़ी रेखा या पड़ी रेखा। तो देखिए यहाँ पर हमें मिला पड़ी रेखा, इसी को हम लोग आड़ी रेखा भी बोलते हैं। आड़ी रेखा हमने अभी लिखा था आपको, आड़ी रेखा, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज रेखा भी बोलेंगे। क्षैतिज रेखा। इसी रेखा को हम लोग समांतर रेखा भी कहते हैं। समांतर रेखा। ये रेखाएं हमारा भाव प्रकट करती हैं, विश्राम का भाव देती हैं। हम कहेंगे विश्राम का ये भाव प्रकट करती हैं। भाव तो कौन कौन सा भाव है? विश्राम का भाव है, स्थिरता का भाव है और निष्क्रियता का भाव है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे आड़ी रेखा के तमाम नाम भी हैं और इसके भाव को भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर 3 भाव आपके आड़ी रेखा के दिए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है यहाँ पर शालीनता, नमनीयता एवं सहिष्णुता। यहाँ पर आप कहेंगे शालीनता, हमारा क्वेश्चन है शालीनता का। शालीनता, नमनीयता, नयापन, हम कहेंगे नयापन का। और हम कहेंगे सहिष्णुता मीन्स इस तरीके का जो प्रतीक है, जो भाव देता है, वो हमारी कौन सी रेखा होगी? ऊर्ध्वाधर रेखा, या हम कहेंगे समतल रेखा, या हम कहेंगे विकर्ण रेखा या वक्र रेखा। तो हम लोग को मालूम है, इसे हम लोग कहेंगे कि नमनीयता का प्रोसेस हमारा विकर्ण रेखा देती है। विकर्ण रेखा ही हमारा सहिष्णुता का भाव देती है, विकर्ण रेखा ही हमारा नयापन का भाव देती है और विकर्ण रेखा ही हमारी शालीनता का भी भाव देती है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि चौथे का ऑप्शनल आपका क्या रहा? सी रहा। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रसन्नता, खुशी, सौंदर्य एवं समृद्धि मीन्स धनाढ़। समृद्धि का मतलब हम कहेंगे धनाढ़। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये प्रसन्नता, खुशी, सौंदर्य मीन्स ब्यूटीफुल और समृद्धि का प्रतीक है अनुदैर्ध्य रेखा, अनुप्रस्थ रेखा, कर्व रेखा, हम कहेंगे वक्र रेखा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए वक्र रेखा, यहाँ पर हमें मिलेगी वक्र रेखा या हम कहेंगे कर्व रेखा। इंग्लिश की प्रोसेस में इसे कर्व लाइन बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको हमने दिखाया कि अनुदैर्ध्य रेखा क्या भाव शो करती है, हम कहेंगे पड़ी रेखा क्या भाव शो करती है, तिरछी रेखा क्या भाव शो करती है और वक्र रेखा भी हमारा क्या भाव शो करती है। तो इस तरीके से चारों रेखाओं के जो फीलिंग है, चारों रेखाओं के फीलिंग को आपको क्वेश्चनों में यहाँ पिरोया गया है। इस तरीके से आप इनके फीलिंग को आप देखिए और याद करिए। आइए 6ठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पर्दे में किस प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जाती हैं जिससे कि पर्दा हमारा सुंदर लगे, अच्छा लगे, हम कहेंगे कि कमरे की सुंदरता को बढ़ाए।
इस तरीके से हमें पर्दे में रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि पर्दा हमारा हो, कर्टेन बोलते हैं, पर्दा, कर्टेन, कर्टेन, कर्टेन हो, या हम कहेंगे ड्रेपरी हो, ड्रेपरी, ड्रेपरी। तो इस तरीके का हमारा कर्टेन या ड्रेपरी में किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करना है। हम कहेंगे क्रियाशील होना चाहिए, रूम हमारा फंक्शनल होना चाहिए। कमरे में जाने के बाद हमें लगे कि हमें इसमें वर्क अच्छे से करना चाहिए या अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारी जो खड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा हमारा कर्टेन पर होना चाहिए या ड्रेपरी पर होना चाहिए। इससे हम लोग कहेंगे कि हमें काफ़ी वर्क करने में अच्छा लगेगा, गतिशीलता प्रदान करता है ये। तो देखिए यहाँ पर कर्टेन का प्रोसेस हमारा, कर्टेन, कर्टेन हमारा पर्दा, पर्दा, और यहाँ पर हम कहेंगे ड्रेपरी, ड्रेपरी, ढकने वाला, हम कहेंगे ढकने वाला, ढकने, ढकने वाला। तो देखिए ये दोनों का हमारा जो प्रोसेस होता है, हम कहेंगे कि यहाँ पर कर्टेन हो या ड्रेपरी हो, इसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? आप जानते होंगे कि ड्रेपरी हमारा ड्रॉप का प्रोसेस होता है, दरवाजे पर लगाया जाता है, दरवाजे पर, दरवाजे पर लगाया जाता है, इसे दरवाजे पर लगाया जाता है, लगाया जाता है। हम कहेंगे कि ये हमारा क्या करता है, पूरा चौखट, चौखट तक होता है, चौखट तक होता है। मीन्स पूरा का पूरा ये दरवाजे को ढक लेता है, पूरे दरवाजे को जो ढकता है या पूरी खिड़की को जो ढकता है वो हमारा ड्रेपरी होता है। हम कहेंगे कि पर्दा हमारा वो होता है जो पर्दा हो या ये दरवाजा हो या खिड़की हो, या हम कह सकते हैं कि कोई अन्य भी हमारे एग्जॉस्ट का प्रोसेस हो, उसके 1/3 भाग को ढकता है। तो हम कहेंगे पर्दा, ये जो हमारा कर्टेन है, हम कहेंगे दरवाजा, दरवाजा के 1/3 भाग को ढकता है, 1/3 भाग को ढकता है, ये ढकता है। और हमारा जो ड्रेपरी है वो पूरे को ढकता है, दरवाजे को पूर्ण रूप से ढकता है, दरवाजे को, दरवाजे को पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से ढकता है, पूर्ण रूप से ढकता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कर्टेन और पर्दे में क्या अंतर होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 7वां क्वेश्चन। देखिए बेडशीट में मुख्यतः रेखाएं होती हैं। अब हमारा कर्टेन तो हो गया, पर्दा भी हो गया। कर्टेन पर्दे में आपको मिला कि खड़ी रेखाएं हमारी जो है प्रयोग करनी चाहिए। जबकि देखिए यहाँ बेडशीट है, तो हम कहेंगे बेडशीट में हमारा मुख्यतः कौन सी रेखा प्रयोग होनी चाहिए? खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, डी हम कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि जब खड़ी रेखा हो गई तो हम कहेंगे ये हमारा आ गया आड़ी रेखा। हम लोग कहेंगे कि बेडशीट में आड़ी रेखा का प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, आड़ी रेखा का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को मिला, क्या मिला? हम लोग कहेंगे कर्टेन मिला, हमारा पर्दा मिला, हम कहेंगे यहाँ पर बेडशीट मिला। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, तकिए के गिलाफ, मीन्स जिसमें तकिया भरी जाती है उसे तकिए के गिलाफ कहते हैं, या हम कहेंगे तकिए का खोल। तो यहाँ पर देखिए तकिए का गिलाफ, गिलाफ का मतलब हम लोग कहेंगे, गिलाफ को हम लोग कहेंगे जो गिलाफ होता है इसे हम लोग कहते हैं तकिए का खोल, तकिए का खोल। ये तकिए का खोल ही हमारा क्या बोला जाता है? तकिए का खोल को हम लोग गिलाफ कहते हैं। इसके बाद देखिए मेज, मेजपोश क्या है हमारा? हम कहेंगे तकिए का गिलाफ है। मेजपोश में अधिकतम प्रयोग की जाती है, कौन से हम कहेंगे रेखा हमारी प्रयोग की जाती है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तिरछी रेखा, डी हमारा कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे इसमें तिरछी रेखा, डायगोनल लाइन, क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल, डायगोनल लाइन का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऑब्लिक हम लोग इसे कहेंगे कर्ण रेखा,
कर्ण रेखा का इसमें प्रयोग होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारे बेडशीट में कौन सी लाइन प्रयोग करनी चाहिए। फिर आपने देखा कि तकिया हो या मेजपोश हो उसमें कौन सी लाइन हमको प्रयोग करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को मिला कि डायगोनल लाइन का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे, हम लोग तकिए के गिलाफ में करेंगे और मेजपोश में करेंगे। यहाँ देखिए खिड़की और दरवाजे पर प्रयोग की जाती है। खिड़की हो या दरवाजा हो उसमें खिड़की और दरवाजे में हमें लाइन देनी है। तो कौन सी लाइन हम देंगे जिससे कि हमारा दरवाजा भी खूबसूरत हो, सुंदर हो, सॉफ्टनेस का भाव प्रकट करे। तो इस तरीके से खिड़की और दरवाजे पर, खिड़की एवं दरवाजे पर प्रयोग की जाने वाली लाइन है। कौन सी लाइन हम प्रयोग करेंगे? ऊर्ध्वाधर मीन्स हम कहेंगे खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर मीन्स खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे, या क्षैतिज मीन्स आड़ी रेखा, या हम कहेंगे कर्व रेखा मीन्स वक्र, हमारे यहाँ हम कहेंगे वक्र, कर्व या वक्र। देखिए ये वक्र रेखा और यही वक्र रेखा हमारा डी ऑप्शनल में भी दे रखा है, कर्व, इंग्लिश वर्ड है कर्व, और हिंदी में हम लोग कहेंगे वक्र रेखा। तो हम लोग को मालूम है हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा खिड़की हो या दरवाजा हो, यहाँ पर हम कर्व ऑब्लिक वक्र रेखा मीन्स इन दोनों का प्रोसेस हमारा इंग्लिश और हिंदी वर्जन है। तो आप क्या बोलेंगे, या तो कर्व रेखा कहिए या वक्र रेखा कहिए। यहाँ से इस तरीके से आप इसे अपना क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं। अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन ज्यादातर मिस्टेक के तहत ही आता है और उसमें आप किसको काउंट करते हैं, पहले को ही काउंट आप कर लेंगे कि हमारा आएगा कर्व रेखा। तो इस तरीके से आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। देखिए वर्गाकार आकार का संबंध है। अब यहाँ पर वर्गाकार, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आकार का जो प्रक्रियाएं होती हैं, आकार को हम लोग जो है कहेंगे कि आकार कई प्रकार का होता है। तो आकार देखिए कितने प्रकार का होता है, हम लोग कहेंगे आकार हमारा कई प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर मिला है आपका वर्गाकार। ज्यादा कंफ्यूजन यही आपका होगा, वर्गाकार में होगा। और दूसरा हम लोग कहेंगे आयताकार। इसके बाद हम लोग को आता है त्रिभुजाकार। हम लोग कहते हैं त्रिभुजाकार। इसके बाद हम कहेंगे कि हमारा होता है पेंटाकार, फिर खष्टाकार। मीन्स इस तरीके से हम लोग जो है लाइनों को बढ़ाते जाते हैं। अब वर्गाकार में देखिए क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 खड़ी रेखा होगी, 2 आड़ी रेखा होगी। तो हम कहेंगे 2 खड़ी रेखा, देखिए हम कहेंगे कि दो खड़ी रेखा जो समान होगी, 2 खड़ी रेखा समान, या हम कहेंगे 2 पड़ी रेखा, इसे हम कहेंगे असमान होगी। मीन्स हमारी खड़ी रेखाएं समान होगी, खड़ी रेखाएं आपस में बराबर होंगी, या पड़ी रेखा भी आपस में बराबर होगी। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं खड़ी रेखा बराबर होगी, रेखा बराबर होगी, और पड़ी रेखा भी बराबर होगी, बराबर होगी। अब देखिए खड़ी रेखा बराबर, पड़ी रेखा बराबर, ये हमारा आएगा वर्गाकार के अंतर्गत जो है। तो लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि ये पड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि 4 इंच का अगर ये है तो हम लोग कहेंगे 4 इंच का ये भी होगा, 4 इंच का ये भी होगा। दोनों हमारा पट रेखा 4-4 इंच का, लेकिन ये हमारी जो खड़ी रेखा है ये हमारी हो सकती है जो है हम लोग कहेंगे 3 इंच की हो सकती है, ये भी हमारी 3 इंच की हो सकती है, 3 इंच की। तो देखिए ये दोनों आपस में समान होंगी,
ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो इस तरीके का हमारा ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, इस तरीके का प्रक्रिया हमारी वर्गाकार की होती है। जबकि हम लोग कहते हैं आयताकार के प्रोसेस में, ये क्वेश्चन यहां से आते हैं वर्गाकार और आयताकार के तहत। अब देखिए आयताकार के तहत अगर हम बात करते हैं तो आपको हम बता दें कि यहां पर हमारी क्या होगी, हम कहेंगे खड़ी रेखा और आड़ी रेखा हमारी क्या होंगी, ये समान नहीं होंगी, भिन्न होंगी। हम कहेंगे आयताकार, देखिए आयताकार, आयताकार के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि यहां पर खड़ी रेखा और पड़ी रेखा हम कहेंगे दोनों हमारी क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसका सिंबल के तौर पर इसे देख लीजिए आप, हम कहेंगे कि देखिए, हम कहेंगे कि ये हमारा प्रोसेस है। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर हमारी ये हमारा दो, एक मिस्टेक यहां पर आया है, आप इसको देखिए। जैसे हम लोग वर्गाकार कहेंगे, वर्गाकार के प्रोसेस में हमारा आता है ये वर्गाकार का प्रोसेस में, वर्गाकार के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि ये हमारा प्रोसेस देखिए, ये भी 4 का होगा, ये भी 4 इंच का होगा, 4 इंच, और ये भी हमारा 4 इंच, और ये भी हमारा 4 इंच। लेकिन हम कहेंगे आयताकार का प्रोसेस, हमारा आयताकार के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि ये हमारा इस तरीके का प्रोसेस होगा। ये हम कहेंगे ये 5 इंच है, ये 5 इंच है, हमारा 5 इंच है, ये भी हमारा 5 इंच है। लाइक दैट ये हमारा डिफरेंट होगा, इसे हम कहेंगे ये हमारा 4 इंच का होगा, 4 इंच का, और ये 4 इंच का। तो इस तरीके से आपका मिला कि वर्गाकार और आयताकार का हमारा प्रोसेस क्या होता है। 4 का प्रक्रिया सब वर्गाकार में आएगा, और हम कहेंगे 4-5 की प्रक्रिया हमारी किस में आएगी, हम लोग कहेंगे आयताकार में होगा। तो इस तरीके से वर्गाकार का संबंध होता है दो समान खड़ी एवं आड़ी रेखा। तो यहाँ पर देखिए हमारा मिला क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये दो समान खड़ी एवं आड़ी रेखा। तो यहाँ पर हमें मिला दो समान मिला, खड़ी रेखा और आड़ी रेखा। तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए। आइए 11वां क्वेश्चन देखिए, आयताकार आकार का संबंध होता है, आयताकार आकार का संबंध हमारा यहां पर हम लोग देखते हैं किससे आता है हमारा, शिवम सर, हेलो। हेलो हेलो। इस तरह अपने आप बंद हो गया।
आइए यहाँ पर हम लोग को मालूम है यहाँ आयताकार आकार का संबंध। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग देखा वर्गाकार देखा, अब हमारा ये 11वां क्वेश्चन देखिए वर्गाकार का। हम लोग कहें ये आयताकार का, आयताकार आकार का संबंध है। हम लोग कहेंगे खड़ी और आड़ी रेखाएं हमारी क्या होंगी, असमान होंगी, या खड़ी रेखा समान होगी, आड़ी रेखा असमान होगी, या दो रेखा असमान मान की होगी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे खड़ी और आड़ी रेखाएं असमान होगी। क्या बोलेंगे, खड़ी और आड़ी रेखाएं। ये देखिए खड़ी रेखा हमारी देखिए ये हमारा, और आड़ी रेखा ये। तो इस तरीके से खड़ी रेखा और आड़ी रेखा हमारी क्या मिली, असमान मिली। अगर ये हम कहेंगे ये 5 इंच की है तो ये भी हमारी 5 इंच की है, 5 इंच की है, मीन्स ये दोनों हमारी समान मिली। और यहाँ पर देखिए ये 4 इंच की, 4 इंच की, 4 इंच की। तो इस तरीके से हमें मिला कि यहाँ पर आयताकार का प्रोसेस हमारा किससे है, खड़ी और आड़ी रेखाएं असमान है दोनों, मीन्स एक 4 इंच की है तो एक हमारी 5 इंच की है। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। देखिए वृत्ताकार आकार का निर्माण होता है, मीन्स वृत्ताकार जो हमारे आकार हैं उसका निर्माण किसके द्वारा होता है। तो हम कहेंगे जो भी हमारा वृत्ताकार साइज है वो हमारी वक्र रेखाओं के द्वारा होती है। देखिए ये हमारी वक्र रेखा, एक वक्र रेखा ये रही और ये हम कहेंगे दूसरी वक्र रेखा। ये दो वक्र रेखाओं, हम कहेंगे दो वक्र रेखाओं द्वारा हमारा वृत्ताकार आकार का निर्माण होता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो वक्र रेखाओं के योग द्वारा हमारा वृत्ताकार आकार का निर्माण होता है। आइए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए धर्म के प्रति आस्था एवं अध्यात्म का बोध होता, आध्यात्म का बोध। यहाँ धर्म के प्रति आस्था एवं अध्यात्म, अध्यात्म हम कहेंगे अध्यात्म का बोध, अध्यात्म का बोध, और हम कहेंगे धर्म के प्रति आस्था। कौन सी रेखा है जो धर्म के प्रति आस्था को शो करती है और हम कहेंगे अध्यात्म का बोध कराती है। तो इस तरीके की रेखा को हम लोग कहेंगे कि हमारी आकार, हम कहेंगे कि ये हमारी रेखा नहीं होता, ये हमारा आकार होता है। आकार मीन्स हम लोग कहेंगे शेप की प्रक्रिया ही है हमारी। जो हमारा शेप होता है वो शेप हमारा धर्म के प्रति आस्था और अध्यात्म का बोध कराता है। तो इस तरीके से आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए नमूने होते हैं। हम कहें नमूने हमारे 2D होते हैं, 3D होते हैं, 4D होते हैं, 5D होते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि नमूने हमारे 3D होते हैं। नमूने हमारे क्या होते हैं, हम लोग कहेंगे कि नमूने हमारे 3D होते हैं। आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये देखिए नमूने हमारे, नमूने हमारे 3D होते हैं। हम कहेंगे 3D होते हैं। आइए 3 हम कहेंगे 3D का मतलब डायमेंशन, 3 डायमेंशन मीन्स बीमा, 3 बीमा। हम कहेंगे 3 बीमा इसमें होती हैं, 3 बीमा होती हैं। तो देखिए एक हमारी खड़ी बीमा, एक पट बीमा, और दूसरा हम कहेंगे हमारी तिरछी बीमा। तो देखिए खड़ी एक हमारी बीमा मिली, खड़ी मिली, हम कहेंगे पट मिली, हम कहेंगे तिरछी मिली, तिरछी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें मिला कि नमूने हमारे क्या होते हैं, 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, जिसमें एक खड़ी रेखा, एक पट रेखा और एक हम कहेंगे डायगोनल रेखा होती है। तो इस तरीके से नमूने हमारे क्या होते हैं, 3D होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अपना 15वां क्वेश्चन, नमूनों में प्रयोग की जाती हैं। तो नमूनों में क्या प्रयोग किया जाता है, हम कहेंगे नमूने में हमारी रेखाएं प्रयोग की जाती हैं, हम कहेंगे आकार प्रयोग किया जाता है, हम कहेंगे बनावट प्रयोग की जाती है, डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सभी का प्रयोग किया जाता है नमूनों में। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन रहा सभी। तो यहाँ पर देखिए बनावट को हम लोग टेक्सचर बोलते हैं, टेक्सचर इंग्लिश वर्ड में टेक्सचर कहा जाता है, या इसे आप वयन भी कह सकते हैं, वयन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि नमूने में हमारे प्रयोग किए जाते हैं, रेखाएं प्रयोग की जाती है, आकार और बनावट। ये 3 के तीनों हमारे, हम कहेंगे ये तीनों हमारे क्या हैं,
कला के तत्व, हम कहेंगे कला के तत्व, कला के तत्व। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कला के यहाँ पर तीनों तत्वों का प्रयोग नमूना बनाने में किया जाता है। आइए 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक नमूने कहलाते हैं, आधुनिक नमूने मीन्स सबसे अधिक इस समय आधुनिक नमूनों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक नमूनों की विशेषता क्या होती है ये आप जानते होंगे कि जितने लोग उस नमूने को देखेंगे उतने तरीके का भाव वो नमूना देगा। हर व्यक्ति की सोच के अनुरूप उस नमूने से भाव निकलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि इस तरीके का जो हमारा नमूना होता है आधुनिक नमूने, आधुनिक नमूने हमारे अमूर्त होते हैं, जो है अमूर्त। देखिए आधुनिक नमूने के बारे में आप जानिए। आधुनिक नमूने आधुनिक नमूने हमारे प्रत्येक व्यक्ति, हम कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति को एक नया भाव देता है। मीन्स हम कहेंगे कि 10 व्यक्ति द्वारा, 10 हमें काउंट है कि 10 व्यक्ति किसी नमूने को देखते हैं तो 10 व्यक्तियों द्वारा 10 भाव उत्पन्न होते हैं। 10 व्यक्तियों द्वारा 10 भाव मीन्स फीलिंग, हम कहेंगे 10 फीलिंग उत्पन्न होती है। तो इस तरीके का नमूने आज मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चित हैं कि अगर घर में 2-4 लोग आ गए तो 2-4 लोग उस नमूने को देख करके जो है 2-4 भाव निकालेंगे और कहेंगे कि नहीं देखिए इस नमूने का भाव ये है, और अगला बोलेगा इस नमूने का भाव ये है। तो ये नमूने हमारे कैसे होते हैं, हम कहेंगे ये नमूने अमूर्त होते हैं। अमूर्त नमूनों में हम लोग कहेंगे कि अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से यह हमारा नमूना जो अमूर्त नमूना है आधुनिक नमूना बोला जाता है और सबसे ज्यादा चर्चित है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए रूढ़िवादी और परंपरागत नमूने हैं। यहाँ पर रूढ़िवादी और परंपरागत नमूने हमारे कौन से हैं, हम कहेंगे मूर्त हैं या मिश्रित हैं, या हम कहेंगे अमूर्त हैं या प्राकृतिक हैं। तो हम लोग कहेंगे मूर्त नमूने। मीन्स यहाँ पर देखिए हमें रूढ़िवादी और परंपरागत नमूने हमारे कैसे होते हैं, मूर्त नमूने होते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे ठोस नमूने मीन्स जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस तरीके का नमूने जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो नमूने हमारे क्या होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मूर्त नमूने। आइए मूर्त नमूने हमारे रूढ़िवादी होते हैं, परंपरागत होते हैं। तो इस तरीके का हमारा 17वां का ऑप्शनल सही होता है ए। आइए 18वां क्वेश्चन देखिए। भावनात्मक चित्रों को चित्रित किया जाता है। मीन्स भावनात्मक चित्रों को कौन चित्रित करेगा, हम कहेंगे प्राकृतिक नमूने होंगे, या हम कहेंगे धार्मिक नमूने होंगे, या ज्यामितीय नमूने होंगे। तो इस तरीके का हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर जो धार्मिक नमूने फीलिंग के धर्म के प्रति हम लोग कहेंगे धार्मिक नमूने हमारा भावनात्मक चित्रों को, मीन्स ये चित्र हमारा फला देवी का है, ये चित्र फला देवता का है, या हम कहेंगे ये ईश्वर का है, या हम कहेंगे तमाम धर्म संबंधित आध्यात्म संबंधित जो भी चीजें हैं उनके भाव को प्रकट करने वाले जो नमूने होते हैं उसे हम लोग धार्मिक नमूने कहते हैं। अधार्मिक नमूने हमेशा भावनात्मक चित्रों को चित्रित करते हैं। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। देखिए कलाकार की कल्पना शक्ति का अनुमान देता है। हम कहेंगे कौन सा नमूना है जो कलाकार की कल्पना शक्ति का अनुमान
अनुमान देता है, अनुमान देता है। तो देखिए कल्पना शक्ति, हम लोग कहेंगे कल्पनात्मक, कल्पना शक्ति मीन्स क्या ज्यामितीय नमूने होते हैं, हम कहेंगे मिश्रित नमूने होते हैं, धार्मिक नमूने होते हैं, तो हम लोग को मालूम है हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यामितीय नमूने होते हैं। क्या होते हैं, ज्यामितीय, जियोमेट्रिकल नमूने, इसे हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल डिजाइन। तो जियोमेट्रिकल जो डिजाइन होती है वो हमारा क्या करती है, कल्पनात्मक शक्ति। आज घरों में ज्यादातर जो है जियोमेट्रिकल नमूने बनाए जा रहे हैं, मीन्स कल्पनात्मक नमूने की ऐसा होगा, इस तरीके का होगा, तो उसको चित्रित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ज्यामितीय नमूने हमारे किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हम लोग कहेंगे यहाँ पर ज्यामितीय नमूने में रेखा और हम कहेंगे प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है। रेखा और प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा हम कहेंगे रेखा एवं प्राकृतिक वस्तुओं के योग द्वारा बनाया जा रहा है। तो देखिए हम लोग कहेंगे ज्यामितीय नमूने रेखा और हम कहेंगे प्राकृतिक वस्तुओं के योग द्वारा बनाया जा रहा है। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए चित्र में वस्तु स्थिति अस्पष्ट होती है, अपनी अपनी दृष्टि और मत से लगता है, अलग लगता है। हम कहेंगे चित्र में वस्तु स्थिति मीन्स जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति चित्र में वस्तु की स्थिति अस्पष्ट, वस्तु की स्थिति कैसी है, अस्पष्ट है, मीन्स अपनी अपनी दृष्टि एवं मत से अलग लगता है। तो ये हमारा कौन सा नमूना होगा, अभी हम लोग का मिला भी था, ये हम लोग कहेंगे अमूर्त नमूना होगा। क्या बोलेंगे, अमूर्त नमूने होते हैं। आइए 21वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मिश्रित शैली युक्त नमूने बने होते हैं, किसके मिश्रण से हमारा मिश्रित युक्त शैली बनी होती है। मिश्रित नमूने हमारे किन किन नमूनों को या हम कहेंगे डिजाइन को मिला करके हमारा बनाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे प्राकृतिक और ज्यामितीय मिश्रित नमूने। देखिए मिश्रित शैली के नमूने हम लोग कहेंगे प्राकृतिक और ज्यामितीय नमूनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर मिश्रित शैली के नमूने में कौन कौन से नमूने हैं। प्राकृतिक नमूने समझ रहे होंगे कि प्रकृति में जो भी चीजें हैं उनका चित्र ही हमारा क्या है, प्राकृतिक नमूने हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन सही होता है सी। आइए 22वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रहा बनावट का संबंध होता है। बनावट तो समझ ही रहे हैं आप, बनावट का संबंध किससे होता है। हम कहेंगे बनावट को हम लोग जो है कई नामों से जानते हैं। यहाँ पर देखिए बनावट को हम लोग पैटर्न भी कहेंगे, पैटर्न भी कहा जाता है। हम लोग इसको वयन भी कहते हैं, इसे हम लोग टेक्सचर भी कहते हैं, टेक्सचर। और ये हमारा हम कहेंगे कि क्या दृष्टिगत होता है, स्पर्शजन्य होता है, सी हम कहेंगे दोनों होता है। तो हम लोग को मालूम है, हम कहेंगे दृष्टिगत और स्पर्शजन्य दोनों होता है। मीन्स इसे हम छू सकते हैं और इसे हम देख सकते हैं। जो है दृष्टिगत मीन्स देख सकते हैं और इसे स्पर्शजन्य मीन्स छू सकते हैं। तो इस तरीके से बनावट का संबंध किससे है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, इन दोनों से हमारे बनावट का संबंध होता है। और बनावट को हम लोग पैटर्न, वयन और टेक्सचर के नाम से भी जानते हैं। आइए 23वां क्वेश्चन देखिए, प्रशंसा और शक्ति के भाव प्रकट करते हैं। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि प्रशंसा और पावर, यहाँ प्रशंसा और पावर इन दोनों के भाव प्रकट करते हैं।
रंग, नमूने, रिक्त स्थान और हम लोग कहेंगे प्रकार। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें है जो दोनों भाव देता है, प्रशंसा और शक्ति का। हम लोग कहेंगे कि रिक्त स्थान मीन्स हम कहेंगे खाली स्थान, खाली स्थान। रिक्त स्थान मीन्स खाली स्थान, मीन्स घर में हम कहेंगे कि हमारे जो भी जगह है वो जगह हमारी कम नहीं होनी चाहिए, घर में ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स कमरों का साइज बड़ा होना चाहिए। और हम कहेंगे कि उसमें सामान रखने के बाद कुछ जगह उसमें खाली होनी चाहिए, या घर के बाहर एक अच्छा खासा जो है स्पेस होना चाहिए, जिसे हम लोग द्वार बोलते हैं, या हम कहेंगे हमारा बाउंड्री संबंधित, बागवानी संबंधित कुछ जगहें हमारी खाली होनी चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिक्त स्थान। अगर ये खाली स्थान है तो इससे हमको प्रशंसा मिलती है और हमें इससे पावर मिलता है। आइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कला के आधारित तत्व हैं, कला के बेसिक तत्व मीन्स बेसिक तत्व इसमें क्या होगा, रंग होगा या रेखा होगा, आकार होगा, नमूने होंगे। तो हम कहेंगे बेसिक तत्व मीन्स हम लोग कहेंगे प्रथम तत्व, कला के आधारित कला के आधारिक होता है, आधारित मीन्स बेसिक, हम कहेंगे बेसिक तत्व। बेसिक हमारा एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पर। बेसिक एलिमेंट्स हमारा लाइन होती है, क्या कहेंगे, बेसिक एलिमेंट्स हमारा लाइन है, या हम कहेंगे प्रथम तत्व, कला का प्रथम तत्व। हम ऐसे कह सकते हैं कला का प्रथम तत्व लाइन होता है, प्रथम तत्व लाइन होता है। तो इस तरीके से आपका मिला यहाँ पर क्वेश्चन 24 का हम कहेंगे डी ऑप्शन, बी ऑप्शनल मिलता है। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कला के किस सिद्धांत को संबंधों का नियम भी कहा जाता है, मीन्स लॉ ऑफ रूल, क्या बोलेंगे हम लोग, लॉ ऑफ रूल। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका 25 से क्वेश्चन आपका इसके कला के सिद्धांतों से मिलेगा। अभी तक आपने 25 क्वेश्चन देखा कला के तत्व से, अब आप देखेंगे कला के सिद्धांत से क्वेश्चन, मीन्स कला के किस सिद्धांत को संबंधों का नियम, हमें मालूम है, हम कहेंगे संबंधों का नियम किसे कहा गया, मीन्स लॉ ऑफ रूल, या हम कहेंगे लॉ ऑफ रिलेशन, लॉ ऑफ रूल या लॉ ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पर संबंधों का सिद्धांत मीन्स अनुपात को कहेंगे, आकार को कहेंगे, दोनों को कहेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर अनुपात को कहा जाता है, किसे कहेंगे हम लोग, अनुपात को। तो यहाँ पर देखिए कला के किस सिद्धांत को संबंधों का सिद्धांत कहा जाएगा, हम कहेंगे अनुपात को कला का संबंधों का सिद्धांत या लॉ ऑफ रूल कहा जाएगा। तो इस तरीके से आइए 26वां क्वेश्चन देखिए, सभी सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत है। तो आधारभूत मीन्स बेसिक सिद्धांत। तो देखिए आधारभूत सिद्धांत के तहत हम कहेंगे क्या, अनुपात होगा, संतुलन होगा, लय होगा, बल होगा। इस तरीके से हम कहेंगे कुल 5 सिद्धांत होते हैं, कला के 5 सिद्धांत होते हैं। हम लोग को मालूम है कि कला के 5 सिद्धांत होते हैं, 5 सिद्धांत होते हैं सिद्धांत। तो एक सिद्धांत आपको यहाँ पर आपको मिल रहा है अनुपात का, दूसरा हम कहेंगे संतुलन का, तीसरा हमें मिल रहा है लय का, और चौथा मिल रहा है बल का, और 5वां मिल रहा है समरूपता का। 5वां हम कहेंगे समरूपता मीन्स हार्मोनी, क्या बोलेंगे, हार्मोनी का मिल रहा है। तो इस तरीके से देखिए हमें 5 कला के 5 सिद्धांत यहाँ पर मिले। अब बोल रहा है कि सभी सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत हमारा कौन सा होगा। तो हम लोग को मालूम है कि सभी सिद्धांतों का आधारभूत हमारा संतुलन होता है, जिसे हम लोग बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस को हम लोग बेसिक सिद्धांत कहते हैं। इस बेसिक सिद्धांत से ही सभी सिद्धांतों की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम कहेंगे प्रथम सिद्धांत, तो देखिए ये बैलेंस सिद्धांत है, इसे हम लोग कहेंगे प्रथम सिद्धांत इसे माना गया, और बेसिक सिद्धांत इसे माना गया जो आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत
देखिए आधारभूत सिद्धांत संतुलन को माना गया, जबकि अनुपात को प्रथम सिद्धांत माना गया है। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। आयताकार वस्तु में सुंदरता के लिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो यहाँ आयताकार अगर वस्तु है तो उस आयताकार की वस्तु में हम लोग कहेंगे कि सुंदरता के लिए हम लोग कहेंगे लंबाई और चौड़ाई का, यहाँ पर देखिए सुंदरता के लिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो क्या 3 संबंधे 2 का होगा, या 5 संबंधे 2 का होगा, या 8 संबंधे 5 का होगा? तो हम लोग को मालूम है कि ज्यादा डिफरेंस हमारा क्या करता है, सुंदरता को खराब कर देता है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो संबंध होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, हम कहेंगे 3 संबंधे 2 का होना चाहिए, हम कहेंगे 5 संबंधे 2 का होना चाहिए, 8 संबंधे 5 का होना चाहिए। मीन्स अगर ये लंबाई, इसे हम लोग लंबाई के प्रोसेस में लेंगे, ये लंबाई होगा, ये हमारा चौड़ाई होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का सुंदरता के लिए हम लोग कहेंगे विषम संख्या या सम और विषम संख्या। तो अभी आपने यहाँ पर देखा ये सभी है, तो हम कहेंगे कि सम और विषम संख्या, सम और विषम संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। तो आपको मिला यहाँ पर 3 संबंधे 2 देखिए मिला। फिर हम कहेंगे कि यहाँ के बाद भी हम और आगे जा सकते हैं, हम कहेंगे 7 संबंधे, कहेंगे 7 संबंधे 4 भी होगा। मीन्स एक विषम होगा तो एक हमारा सम होगा। दूसरा हम कहेंगे विषम संख्याओं का अनुपात, क्या बोलेंगे, विषम संख्याओं का अनुपात, विषम संख्याओं का अनुपात। ये भी हमारा अनुपात, ये भी हमारा सुंदरता बढ़ाएगा। अब देखिए 3, अगर ये हमारा ये 5 संबंध है 3 विषम संख्या, इसके तहत हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए ये हमारा 7 संबंध है 3, या हम कहेंगे यहाँ पर 7 संबंध है 5, या हम कहेंगे 7 संबंध है 11। ये हमारा 11 संबंध है 7, ये हमारे विषम संख्याओं का अनुपात। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमारा मिल रहा है 3 संबंधे 2, हम कहेंगे 5 संबंधे 2, 8 संबंधे 5, मीन्स डी हमारा सभी। सुंदरता, लंबाई हमेशा चौड़ाई से क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिविमीय वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होना चाहिए। मीन्स कितनी लंबाई, त्रिविमीय 3 बीमा की अगर वस्तुएं हैं तो इस 3 बीमा की वस्तुओं में कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी हम कहेंगे चौड़ाई होनी चाहिए और कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो हम लोग को देखिए 28वां क्वेश्चन में आपको मिल रहा है, हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले लंबाई है, फिर चौड़ाई है। नंबर 1 पर लंबाई, नंबर 2 पर चौड़ाई, और हम कहेंगे नंबर 3 पर हमारी क्या है, ऊंचाई है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ऊंचाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्या कहेंगे, ऊंचाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई में हमें पहला में भी मिल रहा है और 7th में भी मिल रहा है, लेकिन हम कहेंगे लंबाई हमारी चौड़ाई से अधिक होनी चाहिए। तो हम कहेंगे लंबाई देखिए 7, ये लंबाई हमारी 7 है, चौड़ाई हमारी 5 है, हम कहेंगे ऊंचाई हमारी 11 है। मीन्स हम कहेंगे कि ऑप्शनल नंबर हमारा सी सही होता है यहाँ पर। मीन्स अगर हमारा त्रिविमीय वस्तु की बात आती है तो हम लोग कहेंगे ऊंचाई सबसे ज्यादा रखी जाती है। इसका ऑर्डर होगा देखिए, ऊंचाई ग्रेटर देन हम कहेंगे लंबाई, और लंबाई ग्रेटर देन हम लोग कहेंगे चौड़ाई। ये हमारा ऑर्डर होता है कि ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29वां क्वेश्चन। देखिए रेखा, दूरी और माप का संबंध है। मीन्स हम कहेंगे दूरी भी होगी, रेखा भी होगी, हम लोग कहेंगे माप मेजरमेंट, हम लोग कहेंगे दूरी डिस्टेंस भी होगा हमारा, हम कहेंगे माप मीन्स मेजरमेंट भी होगा जिसे मापा जा सकता है, और हम लोग कहेंगे लाइन भी होगी, लाइन। तो देखिए लाइन का प्रोसेस, लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, सघन होनी चाहिए, कहीं कहीं लाइन हमारी विरल होनी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे जो भी हम लोग डिजाइन दे रहे हैं उस डिजाइन में
लाइन का हमारा महत्व होता है। अगर हमें क्या करना है, लंबा दिखाना है तो लाइन सीधी खींचनी है, चौड़ा दिखाना है तो लाइन हमें चौड़ी दिखाने, पट लाइन दिखानी है या समतल लाइन दिखानी है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यहाँ सघनता, दूरी, दो लाइनों के बीच दूरी कम रखी जाएगी, अधिक रखी जाएगी, इस पर भी निर्भर करता है। फिर हम कहेंगे जो मेजरमेंट होगा, माप होगा, ये माप भी हमारा एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। जैसे 3 संबंधे 2, माप की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे 3 संबंधे 2 का होना चाहिए, या हम कहेंगे 5 संबंधे 3 का होना चाहिए। मेजरमेंट में प्रक्रिया हमारी इस तरीके की होती है। तो इसका संबंध किससे है, हम कहेंगे यहाँ पर देखिए तीनों का हमारा रिलेशन ले रहा है। तीनों का रिलेशन हम लोग किससे लेंगे, प्रोपोर्शनल से लेंगे, प्रोपोर्शनल, अनुपात। तो इस तरीके से रेखा, दूरी और माप का संबंध हमारा किससे होता है, प्रोपोर्शनल सिद्धांत से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरामदायक एवं विश्राम पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमें रेस्टिंग पोजीशन मीन्स कांस्टेंट पोजीशन का जो भाव देगा, हम कहेंगे प्रोपोर्शनल देगा, या बैलेंस देगा, या रिदम देगा, या हम कहेंगे फोकल पॉइंट देगा। तो देखिए प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात कहेंगे, अनुपात कहेंगे। इसे हम लोग संतुलन कहेंगे, संतुलन कहेंगे। और इसे हम लोग जो है रिदम, लय कहेंगे, इसे लय कहेंगे। अब फोकल पॉइंट इसे हम लोग बल कहेंगे, इंफोसिस, क्या बोलेंगे, बल मीन्स इंफोसिस, इंफोसिस, इसे हम लोग इंफोसिस कहेंगे। तो अब यहाँ पर आराम का संबंध आपको मालूम ही होगा किससे होगा, हम लोग कहेंगे इसका संबंध संतुलन से होता है, बैलेंस से होता है। क्रियाशीलता का संबंध हम लोग कहते हैं किससे होता है, रिदम से होता है। देखिए संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शक्ति और संतोष का भाव देता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग का मिला, किसका भाव शो करेगा, हमारा संतुलन, बैलेंस हमारा जो भाव देता है, बैलेंस हमारा भाव देगा। हम कहेंगे शक्ति और संतोष का भाव देगा हमारा संतुलन। ये किसने बोला है, निकेल और डॉर्सी ने बोला कि ग्रास क्रैंडल ने बोला, ग्रास क्रैंडल, ग्रास क्रैंडल ने बोला, ग्रास क्रैंडल, या क्रेग और रश ने बोला, या हम कहेंगे किसी ने इसे नहीं कहा है, हम कहेंगे नहीं, क्रेग और रश ने बोला था। इसे किसी ने बोला था, क्रेग और रश ने बोला कि हमारा जो बैलेंस है वो हमारा भाव देता है शक्ति और संतोष का। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए बुद्धि और भावना की प्रधानता होती है, बुद्धि और भावना की प्रधानता। औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन। तो हम लोग को मालूम है कि संतुलन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, और दोनों के तहत हम लोग कहें कि बुद्धि और भावना, यहाँ पर हमारी बातें आती है बुद्धि और भावना का। तो इस तरीके से देखिए बुद्धि और भावना का संबंध हमारा किससे होता है, हम कहेंगे अनौपचारिक संतुलन से होता है। तो देखिए हम कहेंगे कि संतुलन हमारा 2 प्रकार का होता है। संतुलन एक तरीके से हम लोग कहते हैं परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत संतुलन, एक हम लोग कहते हैं आधुनिक, आधुनिक। तो यहाँ पर देखिए जो परंपरागत संतुलन की बातें आती है वो हमारी औपचारिक होती है, औपचारिक। औपचारिक संतुलन हमारा परंपरागत आता है जो सिद्धांतों पर आधारित है। आधुनिक संतुलन हमारा अनौपचारिक का होता है, अनौपचारिक, अनौपचारिक। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि बुद्धि और भावना की प्रधानता हमारे अनौपचारिक संतुलन द्वारा प्रकट होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 33वां क्वेश्चन। देखिए विश्रांति श्रेष्ठता, एकांतता एवं शक्ति को उत्पन्न करता है। यहाँ पर ओरिजिन की बात है, विश्रांति मीन्स आराम को उत्पन्न करता है, श्रेष्ठता को, विश्रांति को, आराम को, एकांतता को एवं पावर का को उत्पन्न करता है। क्या हम कहेंगे फॉर्मल बैलेंस से, इनफॉर्मल बैलेंस से, हमारा आएगा डी दोनों। तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, ये हमारा होगा फॉर्मल मीन्स औपचारिक, फॉर्मल मीन्स हम कहेंगे औपचारिक, औपचारिक। इनफॉर्मल हम कहेंगे अनौपचारिक, अनौपचारिक।
तो इस तरीके से औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया में आपको मिला विश्रांति, श्रेष्ठता, एकांतता और शक्ति को उत्पन्न करता है फॉर्मल बैलेंस। 34वां क्वेश्चन देखिए, विविध एवं जटिल संतुलन है, इसमें कौन सा संतुलन हमारा बैलेंस हम कहेंगे विविध भिन्न भिन्न तरीके और जटिलता के साथ है, हम कहेंगे औपचारिक संतुलन, प्रत्यक्ष संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, डी कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है, इसे हम लोग कहेंगे अनौपचारिक संतुलन। विविधता लाता है, विविधता। अनौपचारिक संतुलन हम कहेंगे विविधता, विविधता आबलिक भिन्नता, भिन्नता, भिन्नता लाता है, भिन्नता। भिन्नता लाने वाले संतुलन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनौपचारिक संतुलन कहेंगे। आइए हमारा 34 का हम कहेंगे ऑप्शनल सी सही होता है। आइए 35वां क्वेश्चन देखिए, गोल मेज के चारों ओर गोल कुर्सियों की व्यवस्था संतुलन है। किस तरीके का संतुलन है कि एक गोल मेज है और उस गोल मेज के चारों तरफ गोल गोल कुर्सियां लगी हुई हैं, तो यह हमारा एक संतुलन है। कैसा संतुलन है? हम कहेंगे औपचारिक या अनौपचारिक या विकर्णीय वृत्तीय संतुलन, या हम कहेंगे कोई नहीं, हम कहेंगे वृत्तीय संतुलन है, वृत्त के रूप में है, हम कहें विकर्णीय वृत्तीय संतुलन होता है। आइए 36वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लय उत्पन्न होती है, लय कला के तत्वों के अनुपात से, तत्वों के तत्व संतुलन से, या हम कहेंगे दोनों से। तो इस तरीके से देखिए, लय, लय के तहत हम लोग कहेंगे रिदिम, रिदिम भी हमारा औपचारिक होती है और अनौपचारिक होती है। तो ये कला के तत्वों से उत्पन्न होगी, या हम कहेंगे तत्वों के संतुलन से, या तत्वों के अनुपात। देखिए अनुपात और संतुलन मीन्स हम कहेंगे दोनों तत्वों, कला के तत्वों के अनुपात, तत्वों के अनुपात से और कला संतुलन से, दोनों से हमारा रिदिम उत्पन्न होती है। आइए 37वां क्वेश्चन देखते हैं, लय एक तरह एक सरल एवं संबंधित रास्ता है जिस पर आंखें गति करती हैं, कथन है। मीन्स हमारी आंखों का ठहराव कहीं नहीं हो पाता, ऐसी डिजाइन की हमारी आंखें जो है क्या करती है, ऊपर से नीचे तक चली जाती है, कहीं ठहराव हमारी आंखों को मिलता नहीं है। मीन्स हमारी आंखें हमेशा उस डिजाइन पर गति करती रहती हैं, कहीं रुकने का नाम नहीं लेती हैं, उसे ही हम लोग रिदिम कहते हैं, लय कहते हैं। तो हम देखिए क्या कहेंगे, ये कथन किसने दिया है? निकेल और डार्सी ने दिया, गोल्डस्टीन ने दिया, क्रेग और रश ने दिया, हम कहेंगे डी कोई ने नहीं दिया। तो हमको मालूम है क्रेग और रश ने कहा था, इसे किसने बोला? क्रेग और रश ने कहा था। आइए 38वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है साड़ी किनारों, पल्लू या फ्राक के चुन्नट में लगा पाई जाती है, जो है कौन सी लय पाई जाती है? यहाँ पर हम लोग को लय देखना है। हम लोग कहेंगे साड़ी का हमारा किनारा हो या पल्लू हो या फ्राक हो के चुन्नट में लय, लय कौन सी लय पाई जाती है? यहाँ साड़ी का किनारा, पल्लू या फ्राक के चुन्नट में लय पाई जाती है। फ्राक के चुन्नट, फ्राक के चुन्नट में लय क्या नियमानुसार लय होती है, या स्वच्छंद लय होती है, या हम कहेंगे दोनों होती है? और डी बोल रहा है कोई नहीं होती है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए नियमानुसार लय होती है। क्या बोलेंगे? नियमानुसार, रेगुलर बोलते हैं इसको, रेगुलर, रेगुलर, रेगुलर रिदिम होती है, रेगुलर रिदिम होता है ये हमारा, ये नियमानुसार बोलते हैं। स्वच्छंद लय हमारा हम कहेंगे फ्री, फ्री रिदिम होती है, फ्री रिदिम होता है ये, फ्री, फ्री रिदिम, फ्री रिदिम की बातें हमारी। तो देखिए फ्री का मतलब ये रेगुलर, सिस्टमेटिक बोलते हैं इसको, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक जो हमारा रेगुलर रिदिम की बातें होती है, रेगुलर रिदिम हमारा सिस्टमेटिक होता है, इसलिए साड़ी के पल्लू सिस्टमेटिक होते हैं। हम कहेंगे कि
पल्लू सिस्टमेटिक होता है और फ्रॉक में जो चुन्नटें लगाई जाती है वो समान दूरी पर चुन्नटें लगाई जाती है, मीन्स रेगुलर होती हैं और हम कहेंगे सिस्टमेटिक होती हैं। और बाकी हमारी स्वच्छंद लय हम कहेंगे वृद्धि में, इसमें हम लोग कहेंगे कि इरेगुलर होती हैं, फ्री होती हैं, मीन्स हम कहेंगे इरेगुलर होती हैं, इरेगुलर होती हैं ये, और नॉन सिस्टमेटिक होती हैं, हम कहेंगे नॉन सिस्टमेटिक होती हैं, सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ 38 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा हमारा। अब यहाँ पर देखिए 39वां क्वेश्चन, लय प्राप्त की जाती है, लय किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? हम लोग कहेंगे आकार पुनरावृत्ति से, आकार पुनरावृत्ति से, आकार वृद्धि से, हम कहें रेखा में गति स्थानांतरण से, गति एवं स्थानांतरण से, या डी सभी से। तो हम लोग को मालूम है कि सबसे आसान क्वेश्चन है, आकार पुनरावृत्ति से, हम कहेंगे आकार वृद्धि से, रेखा में गति और स्थानांतरण से, मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है डी। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका एकता का सिद्धांत कहलाता है। एकता का सिद्धांत अनुपात होगा, बल होगा, अनुरूपता होगा या संतुलन होगा? हम कहेंगे एकता का सिद्धांत मीन से अनुरूपता होता है। हम कहें एकता का सिद्धांत अनुरूपता को एकता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत ही कहा जाता है, भी कहा जाता है। ये देखिए हम लोग कहेंगे अनुरूपता मीन से, इसे हम लोग हार्मोनी, इंग्लिश में हार्मोनी भी कहेंगे, हार्मोनी भी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। मीन से यहाँ पर अनुरूपता का जो सिद्धांत होगा, हम कहेंगे इसमें सभी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। सभी सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा हम लोग कहेंगे एक रूपता या एक रसता, हम कहेंगे एकता, एक रूपता, इसे हम लोग एक रूपता, एक रूपता, एक रूपता का सिद्धांत भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। एकता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, और यही नहीं हम कहेंगे समरूपता का भी कहेंगे, समरूपता का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि कला के यहाँ पर हमने दिखाया 7 तत्व और 5 सिद्धांत। इनके द्वारा आपको आज 40 क्वेश्चन दिए गए, 40 क्वेश्चन दिए गए। हम कहेंगे इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। आज के बाद हमारी अगली क्लास अब कल होगी, तब तक के लिए नमस्कार।